हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर चिल्ड्रन। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ करियर इन साइकोलॉजी। और आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की एक और ब्रांच के बारे में बात करेंगे जो कि आप सभी चाहते थे। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि दे वांट अ वीडियो ऑन दिस, तो आज ये वीडियो आप लोगों के साथ है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ही, लेकिन छोटी छोटी बातें भी आपको पता चलेंगी जो आपके लॉन्ग रन में काम आएंगी। और साथ ही साथ अगर आप अभी साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, कैसे हम एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। वैसे तो हम इन जनरल कहते हैं कि आई वांट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, या हर वो पर्सन जो क्लास 11th में ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लेते हैं फ्यूचर में साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। बट इट इज़ द टाइम, इट इज़ द स्टेज जब उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। एक्चुअली दे मीन टू से दैट दे वांट टू बिकम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन तब तक उन्होंने साइकोलॉजी की ABCD भी नहीं पढ़ी होती है। इसीलिए इन जनरल उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि जब आप ये कहना चाहते होते हैं कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, तो एक्चुअल में आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहना चाहते होते हैं। आपके माइंड में पिक्चर होती है क्लिनिक की, एक डॉक्टर की, या फिर एक इस तरीके के पर्सन की जो लोगों को मेंटल हेल्थ में हेल्प करना चाहता है, ट्रीट करना चाहता है। लेकिन आप इस चीज़ से क्लियर नहीं होते कि इसे बना कैसे जाता है, क्या क्या चीज़ें इस रास्ते में हमें मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो पहले तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट होता कौन है। इन जनरल बहुत सारे लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे जिनके लिए हमें लगता है कि इनको किसी मेंटल थेरेपी की ज़रूरत है, इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसे में हम उनको एडवाइस करते हैं कि यू शुड गो टू एंड यू शुड विजिट अ साइकोलॉजिस्ट। और साइकोलॉजिस्ट का बेसिक काम यही होता है कि वो आपको मेंटल थेरेपी देते हैं, वो आपको काउंसलिंग भी देते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट आपको काउंसलिंग भी दे सकते हैं रिलेटेड टू योर मेंटल इश्यूज़। जबकि हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आपने देखा होगा कि जो काउंसलर्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है। नॉट एवरी काउंसलर गिव्स एवरी काइंड ऑफ काउंसलिंग। बिल्कुल उसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी अलग अलग स्ट्रीम में होते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक्स की फील्ड में वर्क करते हैं, यानी जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई पर्सन किस स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है और वो डॉक्टर के पास जाना चाहता है, तो वो जिस साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करता है वो कहलाते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो जब आप ये कहते हैं कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, तो यू एक्चुअली मीन टू से दैट कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। बट इन शॉर्ट हम उन्हें साइकोलॉजिस्ट कह देते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा होते हैं, बनते हैं, बनना भी चाहते हैं लोग। सबसे ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में ही लोग जाना चाहते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट। लेकिन करियर के एंगल से देखें, अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इंडिया में आज भी बहुत सारी फील्ड साइकोलॉजी की ऐसी हैं जहाँ पर स्कोप नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, की स्कोप नहीं है। और आज जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अमेरिका, वहाँ पर साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा स्कोप है। इंडिया से पढ़ने वाले लोग भी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं और यहाँ पर भी अब चीज़ें बढ़ रही हैं, बेटर हो रही हैं। बट कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि करियर के स्कोप से बहुत ज़्यादा करियर के एंगल से बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये फील्ड अब बहुत ज़्यादा एमर्ज हो रही है इंडिया में, लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जो कोरोना का ड्यूरेशन आया है ना, इसने हम सबको मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस भी समझाई है। पहले तो ऐसा होता था ना, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि मेंटल हेल्थ को लेकर ना तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते थे और ना ही उसकी इंपॉर्टेंस को समझते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, टाइम बदल रहा है। वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा बदल ही रहा था, बट कोरोना ने आके उसको बहुत बड़ा फ्लिप दे दिया है। और अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम सभी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। तो ऐसे में एक साइकोलॉजिस्ट ही वो पर्सन होता है जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालता है। जो भी स्ट्रैटेजीज उनके पास होती हैं, जो भी टेक्निक्स उनके पास होती हैं, जो भी ट्रीटमेंट उनके पास पॉसिबल होते हैं, बट दे डू नॉट गिव मेडिसिन। इस चीज़ को हमें याद रखना है, समझ के चलना है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर नहीं होते। कई बार मैंने कमेंट्स में भी देखा है, आप में से कई लोग इस तरह से पूछते हैं कि उन्हें पता नहीं होता, दे समटाइम्स राइट आई वांट टू बिकम अ साइकियाट्रिस्ट। इन द वेरी बिगनिंग इट्स वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल, इट्स नॉट अ मिस्टेक। क्योंकि देखिए इसका एक रीज़न, एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कि जब आप प्रिपरेटरी सेक्शन में थे, आपने ABCD सीखी, आपने वर्ड्स सीखे, आपने सेंटेंसेस सीखे, उसके बाद क्लासेस में, तो आज क्लास 11th और 12th में आके आप बहुत प्रोफिशिएंटली इंग्लिश बोल लेते हैं। बट आप ये सोचिए कि आपने साइकोलॉजी पढ़नी ही कब से शुरू करी है? क्लास 11 से। लाइक यू हैव जस्ट बिगिन विद द ABCD ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम क्लास 11th। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिन पर कई बार बच्चे रिप्लाईज में भी लिखते हैं कि दैट दिस इज़ नॉट सो एंड दिस इज़ नॉट सो, बट एक्चुअल पॉइंट यही है कि बच्चों को नहीं पता, अभी उनके लिए बिल्कुल बिगनिंग है। साइकोलॉजी इज़ वेरी न्यू टू देम एंड दे आर ऑल्सो वेरी न्यू टू साइकोलॉजी। तो वो उनके लिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेना इज़ वेरी वेरी बेसिक थिंग। तो उसे हम इग्नोर करके चलते हैं, वी बेटर अंडरस्टैंड कि बच्चा कहना क्या चाहता है।
तो जब आप ये कहते हैं कि मैं साइकेट्रिस्ट बनना चाहता हूँ, दैट मीन्स आप एक ऐसे डॉक्टर की बात कर रहे हैं जो मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी से जब आप अपनी रेगुलर स्टडीज़ करते हैं, लाइक यू टेक इट एज अ सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, यू कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर यानी पूरी मेडिसिन वाली स्ट्रीम की पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन जब आप साइकोलॉजी से पढ़ रहे हैं, अब आपने जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली है और इसके आगे जो आप बढ़ेंगे उसमें आप साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकते, आप किसी भी तरीके के मेडिसिन डॉक्टर नहीं बन सकते। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर नॉट लेस देन अ डॉक्टर, दे अर्न लाइक अ डॉक्टर। उनकी अर्निंग भी डॉक्टर जैसी होती है, उनका लाइफस्टाइल भी डॉक्टर जैसा होता है, उनकी सोशल रेपुटेशन भी डॉक्टर जैसी ही होती है। एंड इनफैक्ट दे आर अ डॉक्टर टू अस, क्योंकि वो हमें ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट तो वो करते ही हैं, जैसे भी करते हैं, उनकी थेरेपी से करते हैं या टेक्निक से करते हैं, मेडिसिन से नहीं करते हैं। सो व्हाट, तो वी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आज बेसिकली हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पर फोकस कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कुछ बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया। क्लास 11th में जो साइकोलॉजी के बारे में बेसिक चीज़ें हैं, जहाँ पर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि साइकोलॉजिस्ट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। और साइकोलॉजी जिस ब्रांच से जुड़ जाती है, जिस फील्ड में चली जाती है, वहाँ पर एक अपनी ब्रांच बना लेती है। जैसे कि ये हेल्थ की फील्ड में चलेगी, स्पोर्ट्स की फील्ड में चलेगी, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब वहाँ से निकलने वाले लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं। काउंसलिंग की फील्ड में चलेगी, एजुकेशन की फील्ड में चलेगी, तो वहाँ से निकलने वाले एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं। बट let me tell you again and again that we are going to talk about the psychologists who are also known as clinical psychologist. तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। क्लास 11th या 12th में आप स्टडी कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में भी हैं, तो क्या बेसिक चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्लास 11 से ही सब्जेक्ट को एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट लेकर चलना है। इफ़ यू हैव टेकन दिस एज अ ह्यूमैनिटी, कुछ लोगों के स्कूल में ये साइंस के कॉम्बिनेशन में भी रहता है, साइंस के कॉम्बिनेशन बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन में भी रहता है, और ये चीज़ उनको फ़ायदा करती है। जिनके साथ बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन में रहता है उनको तो ये दूसरे तरीके से भी फ़ायदा करती है। सिंस इफ दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में आगे जाते हैं, तो वहाँ साइकोलॉजी उन्हें हेल्प करती है। लेकिन इसके अलावा जो लोग मैथ्स के साथ इसको कॉम्बिनेशन में लेते हैं या फिर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में लेते हैं, वो लोग 11 से साइकोलॉजी को एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन में आते हैं, 3 years का ग्रेजुएशन होता है। ऑल्दो हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, बट एज ऑफ नाउ आपको ग्रेजुएशन लेवल पर जितने भी ईयर्स का ग्रेजुएशन है, साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेकर चलना है। वहाँ पर भी आपको साइकोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम, आई हैड नॉट साइकोलॉजी इन क्लास 11th एंड 12th, कैन आई स्टिल बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। आता है ना क्वेश्चन आपके माइंड में। ये क्वेश्चन उन लोगों को ज़रूर रेजोनेट करेगा जो लोग ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उनको ये आंसर मिलेगा यहाँ से कि यस डेफिनेटली आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने 11th और 12th में साइकोलॉजी आपके पास नहीं थी, यू स्टिल कैन बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। बट बात फिर वही आ जाती है कि अगर आपके पास 11th और 12th में भी होगा तो इट विल बी मोर लाइक कि आप उसकी बेसिक्स पढ़कर आए होते हो, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, पर आपके पास ग्रेजुएशन इज़ द मिनिमम क्लास जहाँ से आपके पास साइकोलॉजी होनी चाहिए। होनी तो 11th से चाहिए, कायदे में 12th में भी होनी चाहिए। लेकिन अगर इनकेस आपके पास नहीं है और आप ग्रेजुएशन लेवल पर साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो भी आप आगे साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। लेट मी टेल यू दैट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हमारा टास्क होता है पोस्ट ग्रेजुएशन करना। पोस्ट ग्रेजुएशन इज एज ऑफ नाउ इज फॉर 2 years, और उस 2 years में हमें स्पेशलाइजेशन करना होता है। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में हम किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते होते हैं। अभी तक तो साइकोलॉजी जनरल चल रही होती है, ग्रेजुएशन में आपसे कुछ नहीं मांगा जाता कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेजुएशन, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जब आप पीजी में आते हैं तब आपको डिसाइड करना होता है कि आप काउंसलिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, क्लिनिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, या कोई और स्पेसिफिक फील्ड जो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो क्या आप उसमें जाना चाहते हैं। यहीं से आपको चूज़ करना होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन द सेकेंड ईयर ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन। अंडरस्टैंड दैट अगेन कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए सेकेंड ईयर में क्लिनिकल साइकोलॉजी को ऑप्ट करना होता है। ऑलराइट, अब जब आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी को ऑप्ट कर लिया, तो अब जब आप इसके आगे बढ़ेंगे, अभी भी यहाँ पढ़ाई हमारी खत्म नहीं होती है और ना ही यहाँ से हम साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। इसके बाद भी कहानी आगे बढ़ रही है। पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ेगी, सिंस यू आर विलिंग एंड विशिंग टू बिकम लाइक अ डॉक्टर। तो वहाँ पे इतनी सी पढ़ाई से आपका काम नहीं चल सकता। आपको प्रोफिशिएंसी गेन करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है। सो अ डॉक्टरल डिग्री इज मस्ट। लेट मी टेल यू दैट अगेन,
अ डॉक्टरल डिग्री इज मस्ट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, वो भी क्या, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हम यहाँ पर आज फोकस कर रहे हैं। बाकी स्ट्रीम के बारे में भी हम और वीडियोज़ में बात ज़रूर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम अभी यहाँ बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। तो आपको एक डॉक्टरल डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जिसको हम पीएचडी बोलते हैं, और ये डिफरेंट तरीके से होती है। पीएचडी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिस पर हम डॉक्टरेट लेवल पर एक डिग्री ले सकते हैं। यहाँ पे हम और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हम साइकोलॉजी को जनरल पढ़ रहे थे। मास्टर्स में आके हमने उसको थोड़ा सा फिल्टर किया कि अब हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अब हम और स्पेसिफिक हो जाते हैं। जब हम डॉक्टरल डिग्री लेते हैं तो फिर हम और स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर फील्ड में क्लिनिकल में भी वर्क करना है। जब हमारी डॉक्टरल डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो हम वर्क शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क। वैसे तो डॉक्टरल डिग्री में भी ये सब कुछ होता है, लेकिन आपको एज अ फ्रीलांसर या फिर कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए दूसरे डॉक्टर्स के साथ बैठ के चीज़ों को लर्न करना होगा। इसके अलावा आप अपने लेवल से भी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारा अपना कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को अपने लेवल से प्रोजेक्ट की फॉर्म में, एक्टिविटीज़ की फॉर्म में, सोशल हेल्प की फॉर्म में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर आप कंट्रीब्यूशन रहेगा। अभी आप इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर सकते सिंस यू डू नॉट हैव अ लाइसेंस। तो अभी लाइसेंस पर भी हम आएंगे। तो अभी आप कंट्रीब्यूशन में वर्क करेंगे, अभी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। किस लिए? जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सके, क्योंकि ये फील्ड सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज मांगती है। जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा आप लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इस फील्ड में आप अपने आप को एक्सपोज कर पाएंगे, जितनी लर्निंग आपकी बहुत अच्छे से हो पाएगी, उतना ही अच्छा आप अपने वर्क में परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात आती है कि मैं फाइनली कब जाके साइकोलॉजिस्ट बनूंगा, मैं खुद को कब एक साइकोलॉजिस्ट की तरह से इस्टेब्लिश कर पाऊंगा। तो देखिए, आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल का आपका पीजी हो जाता है। 3 इयर्स और 4 इयर्स आप ग्रेजुएशन में ले सकते हैं, फिर उसके बाद 2 साल आपका पीजी में हो जाता है, और उसके बाद भी 4 to 5 इयर्स जो है आपके वो डॉक्टरल डिग्री में जाते हैं। तो ये सारा टाइम मिला के आपको ग्रेजुएशन के बाद ही कम से कम 7 इयर्स तो और देने होते हैं, और उसके बाद आप 1 से 1.5 साल या 2 साल और मान लीजिए जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो ये साइमल्टेनियस भी कर सकते हैं आप, जब आप पीएचडी कर रहे हैं आप तब भी इस चीज़ को कर सकते हैं। बट वही बात है कि जितना अपने आप को ब्रश अप आप करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको मतलब फ़ायदा होगा। क्योंकि आप देखिए, आज आप अगर किसी ऑनलाइन डॉक्टर को सर्च करते हैं, आप उसके डॉक्टर के सामने लिखा होता है 3+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और दूसरे डॉक्टर के सामने लिखा होता है 18+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप किसको ऑप्ट करेंगे? मेरे ख्याल से मुझे आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसको ऑप्ट करेंगे। तो वही चीज़ है। और एक 30 इयर्स के डॉक्टर, एक 50 इयर्स के डॉक्टर में अगर हम बात करें कि द डॉक्टर इज़ 30 इयर्स ओल्ड, तो आपको खुद ही लगेगा कब पढ़ाई पूरी होगी, एकदम बिगनिंग स्टार्ट होगी, है ना। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस आने में वक्त लगता है, चीज़ों को एज के संग गेन करने में वक्त लगता है। तो वो टाइम हमें देना होगा, टाइम, पेशेंस, कुछ पर्सनल स्किल्स हैं कि आपको लोगों के लिए बहुत काइंड होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। यू कैन नॉट क्रिएट इट। आप किसी के लिए काइंडनेस कभी क्रिएट नहीं कर सकते। आपको बहुत गुड नेचर का होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम से खुद को कनेक्ट करने वाला पर्सन आप हों। ऐसा नहीं कि बस आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की प्रॉब्लम से आप खुद को जोड़ सकें। बहुत सारे इंटरपर्सनल स्किल हैं, इंट्रापर्सनल स्किल हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, और वो आप सभी जानते हैं कि वो एज अ साइकोलॉजी पर्सन धीरे धीरे हमारे अंदर खुद ही डेवलप हो जाते हैं जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ये तो आप सभी मानते हैं, आप बिलीव करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप एक साइकोलॉजी पर्सन हैं, तो डेफिनेटली आप ये बात मानेंगे कि आप एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे, आप एक बहुत काइंड पर्सन होंगे, आप एक बहुत लविंग पर्सन होंगे, आप दूसरों को देना, गिविंग में बिलीव करते होंगे, नॉट जस्ट टेकिंग में बिलीव करते होंगे। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो हमारा साइकोलॉजी ही हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप कर देता है, हमें अलग से ढूंढ के कहीं से नहीं लाने पड़ते। तो ये तो कुछ स्किल्स हो गए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। देन आफ्टर बात आती है कि लाइसेंस कैसे लिया जाए। तो देखिए, बहुत सारे स्टेट लेवल पर भी लाइसेंस अवेलेबल होते हैं जिनको हमें लेना पड़ता है, और इसके अलावा लोग प्रेफर करते हैं नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर भी वो लाइसेंस आप ले सकते हैं। और उसके बाद उस लाइसेंस को लेने का दैट डज नॉट मीन कि आपको जाके कहीं से खरीदना है। इट इज़ लाइक यू हैव टू गिव एन एग्जाम फॉर इट। तो अब आप सोचिए आपको कितनी प्रोफिशिएंसी अपने सब्जेक्ट में चाहिए कि आप लाइसेंस के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। स्टेट लेवल पर भी कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, और नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, जहाँ से आप लाइसेंस रिसीव करने के बाद एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अपने एक पर्सनल आपका क्लिनिक हो सकता है, और उसके बाद आपकी जो अर्निंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। जितना कुछ भी आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, टाइम लगाया है, वो सब आपको रिटर्न में मिलता है। बाकी ये पर्सनल होता है आपका चॉइस कि आप क्या अपने फीस और कैसी चीज़ें आप स्ट्रक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप नहीं ज़्यादा लोगों से मनी लेना चाहते हैं, उनकी हेल्प की आपकी इंटेंशन है, तो आप वहाँ भी उस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप
क्योंकि आपने इतना वर्क दिया, एफर्ट दिया है, इतना कुछ किया है लोगों के लिए, तो आप उसको अपने एफर्ट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो वो आपकी टोटली आपकी कंप्लीटली आपकी विश होती है। और इसी के साथ आप एक फाइनली एक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो इट सीम्स टू बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। देखिए, जो हम लाइफ में बनना चाहते होते हैं ना, करना चाहते होते हैं, अगर हम उसको डेडिकेशन से करें तो वो हम अचीव कर लेते हैं। दैट इज़ वेरी ट्रू। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो इम्पॉसिबल है, जो हम कर नहीं सकते। बस ये है कि उस रास्ते पर चलते हुए हम पेशेंस कितना रख पाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में पेशेंस बहुत बड़ी की है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हमें फॉलो करना है। और यहाँ तक तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। वीडियो भी अच्छा खासा लंबा हो चुका है, तो आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर इस वीडियो से मिले होंगे। ऑल्दो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर हम जितनी भी बातें करें, अभी कुछ और चीज़ें भी हो सकता है रह गई हूँ जो आपके माइंड में आए। तो आपके एंड से वो क्वेश्चंस अगर हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको लगता है ये एफर्ट मेरा इतनी देर 15 मिनट्स तक आपके लिए बोलने का यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, हम आपसे बहुत सारे अपडेट्स आपको देने के लिए वहाँ पे रेडी हैं। एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड सी यू वेरी सून। बाय बाय।